नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री आपके साथ। एपीएन पर 1 घंटे के दौरान हम वो तमाम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं जो देश के लिए बेहद अहम हैं और जिनका दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज देश की बात में हम आपको बताएंगे कि 3 दिन की इजराइल यात्रा पूरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी में होने वाले G20 समिट के लिए पहुंचेंगे, लेकिन इस दौरान भारत को इस यात्रा से क्या कुछ हासिल हुआ है, इस पर दिखाएंगे पूरी चर्चा। साथ ही यात्रा के कुछ यादगार पलों पर भी नजर डालेंगे जो कैमरे में कैद हुई। सिक्किम सीमा पर चीन का अड़ियल रुख कायम है और इस लिहाज से चीन क्या हासिल करना चाहता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि आखिर क्यों इस तनातनी के पीछे भू सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है भारतीय जमीन का वो टुकड़ा जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है और जहां चीन जबरदस्ती सड़क बनाना चाहता है। दिखाएंगे सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का वो बयान जो अपने आप में अहम है और कई इशारे कर रहा है। बताएंगे आपको कि क्यों नहीं थम रहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल कृष्णा त्रिपाठी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और इस दौरान बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राहुल गांधी नीतीश कुमार का साथ मांगने जल्द पहुंचने वाले हैं पटना और नीतीश का क्या रुख रह सकता है राहुल के इस हाथ मांगने पर और साथ मांगने पर। साथ ही दिखाएंगे कि राष्ट्रपति पद की विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार समर्थन जुटाने पटना में मौजूद हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे निश्चित दूरी बना रखी है और उनकी जेडीयू ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का फैसला किया है। इसी दौरान जब मीरा कुमार पटना पहुंची, नीतीश कुमार राजगीर के लिए निकल गए। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फरमान आया है। दिखाएंगे कि आखिर क्या है ये फरमान और कैसे इस फरमान से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही आपको ले चलेंगे केरल के एक सांसद और मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष इनोसेंट वरीद थेकतला अपने किस बयान के चलते सुर्खियों में हैं और किस तरह से एक बार फिर से इस बयान के बहाने अभिनेत्रियों को निशाना बनाया गया है, ये आपके सामने रखेंगे। और अभिनेत्रियां जहां केरल में निशाने पर हैं, वहीं पर एक मशहूर अभिनेता सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत पर निशाना साधा है और उन्हें कहा है कि वो ज़्यादातर टाइम अपना आनंद बिताने में गुजारते हैं, आनंद उठाने में गुजारते हैं और वो गंभीर राजनीति के लायक नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी की क्या दुश्मनी है रजनीकांत से, ये समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, बात इतिहास की भी होगी और बात बॉलीवुड के एक ऐसे निर्देशक की होगी जिसकी फिल्में कला का एक रूप थी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। अपनी 3 दिन की इजराइल यात्रा पूरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में भाग लेने जर्मनी के लिए रवाना हो गए, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य से हाइफा की हिफाजत करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने यरूशलेम से हेलीकॉप्टर के जरिए हाइफा के लिए उड़ान भरी। हाइफा पहुंचने के बाद दोनों ही नेताओं ने शहीदों को सलामी दी और मौन श्रद्धांजलि अर्पित किया। भारतीय सेना हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है। ये दिन 2 कैवलरी रेजिमेंट के बहादुरी और साहस की याद में मनाया जाता है। इन रेजिमेंट्स ने हाइफा को ऑटोमन साम्राज्य से बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। अपनी इजराइल यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने हाइफा जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। करीब 99 साल पहले हुए विश्व युद्ध में अंग्रेजों की अगुवाई में भारतीय सेना ने हाइफा को तुर्की से आजाद करवाया था। हाइफा में हुआ ये युद्ध इसलिए भी खास था क्योंकि उस समय भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। घोड़े पर सवार भारतीय सेना ने केवल भालों और तलवारों का इस्तेमाल किया था, जबकि इस युद्ध में तुर्की के पास भारी गोला बारूद और मशीन गन थी, लेकिन फिर भी भारतीय जवानों ने उन्हें धूल चटा दी। 402 साल से इस इलाके पर तुर्की का कब्जा था। भारत में उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी और उन्होंने भारत की 3 रियासतों जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के घुड़सवार सैनिकों को जनरल एडमंड एलनबी की अगुवाई में वहां लड़ने भेजा था।
उस वक्त मेजर दलपत शेखावत भारत की ओर से अगुवाई कर रहे थे। इस युद्ध में कुल 1350 जर्मन और तुर्क सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। 17 बंदूकें और 11 मशीन गन जब्त की गई थी। इस जंग में 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि पहले विश्व युद्ध में करीब 900 भारतीय जवानों ने अपनी शहादत दी थी। क्षेत्रफल के हिसाब से यरूशलेम और तेल अवीव के बाद हाइफा इजराइल का सबसे बड़ा तीसरा शहर है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 64 स्क्वायर किलोमीटर और जनसंख्या करीब 2,80,000 है। भारतीय घुड़सवार सैनिकों की बहादुरी इजराइल के स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दोस्ती के कई असर हो सकते हैं आने वाले दिनों में, बहुत दूरगामी प्रभाव हो सकता है। भारत के पड़ोसी देशों के संबंध खराब तक हो सकते हैं। लेकिन हम नजर डालते हैं कि मोदी की इस यात्रा के कुछ यादगार पल कैसे हैं और कितना दोनों देशों के बीच कितना सामंजस्य, कितना तालमेल देखने को मिला, खासकर दोनों नेताओं के बीच। 70 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पहले दौरे को लेकर इजराइल ने पलक पावड़े बिछा दिए। पीएम मोदी की अगवानी से लेकर उनके खान पान, रहन सहन समेत हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा गया। इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इजराइल के लिए कितना अहम था। एयरपोर्ट पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से मोदी का स्वागत किया और इस पूरे दौरे के दौरान जैसा देखने को मिला, बेंजामिन नेतन्याहू हर कदम पर मोदी के साथ दिखे। फिर चाहे वो विशाम स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का मामला हो या फिर इजरायली म्यूजियम का दौरा। 26/11 मुंबई हमले के पीड़ित बेबी मोशे से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उसे भारत आने का न्योता दिया। तो रंगारंग कार्यक्रम के बीच उन 1000 भारतवंशियों को भी संबोधित किया जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से भारत से जुड़े हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री की अगवानी कर इजराइल फूला नहीं समा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी को हर उस जगह ले गए जो इजराइल की तरक्की और तकनीक का सबूत है। दोनों नेताओं को समुद्र के खारे पानी को फौरन प्योर करके पीने लायक बनाने वाले प्लांट और मशीनों को भी दिखाया गया। साथ ही दोनों ने उस पानी को पिया भी। इतना ही नहीं, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीप की सैर भी कराई। पीएम मोदी के इजराइल दौरे का राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर जो भी नतीजा देखने को मिले, लेकिन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री से इतना तो तय हो गया है कि आने वाले वक्त में दोनों देश विकास और विश्वास की नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन भारत चीन सीमा पर तनातनी के बीच जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 समिट के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली तथाकथित मुलाकात फिलहाल नहीं होगी। भारत और चीन दोनों देशों ने मुलाकात की किसी भी खबर का खंडन किया है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि भारत और चीन एक मुलाकात करेंगे और इन दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद सीमा पर मचे तनाव को कम कर लिया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि G20 बैठक से हटकर जिन देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय मुलाकातें होनी हैं उनमें चीन का नाम पहले से ही नहीं था। चीन जबरदस्ती इस खबर को उड़ा रहा है कि चीन मिलना नहीं चाहता भारत से। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच G20 समिट में मुलाकात को लेकर भारत ने चीन के झूठ को बेनकाब किया। सम्मेलन से इतर पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच कथित द्विपक्षीय बातचीत रद्द करने के मुद्दे पर भारत ने कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम पहले से तय ही नहीं था। सम्मेलन के दौरान अलग से द्विपक्षीय बैठकों के मुद्दे पर भारत ने कहा कि अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और वियतनाम के साथ पहले से इसकी योजना बन चुकी है। भारत ने अपने बयान में कहीं भी चीन का जिक्र तक नहीं किया। इससे पहले चीन ने कहा था कि हैम्बर्ग में G20 बैठक के दौरान मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिए माहौल सही नहीं है। जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी खबरें थी कि सिक्किम सेक्टर में पिछले करीब 1 महीने से भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के हल के लिए दोनों देशों के शीर्ष नेता
हैम्बर्ग में मुलाकात कर सकते हैं। तनाव का हवाला देकर मोदी शिनफिंग मुलाकात की संभावना को खारिज करने संबंधी चीन के बयान को भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भारत ने भी उसी अंदाज में अपनी बात रखकर चीन को जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चीन कुल मिलाकर एक ही चाल नहीं चल रहा है, एक साथ वो 3 मोर्चों पर काम कर रहा है, जहां खबरों को फैलाना और उसके अलावा भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन हर कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में सक्रियता बढ़ाकर चीन भारत पर दबाव भी बना रहा है, तो वहीं आक्रामक भाषा अपनाने के पीछे भी उसका मकसद साफ है। दबाव बनाने की इसी कोशिश के तहत अब चीन ने सैन्य युद्ध अभ्यास के जरिए भारत को निपट लेने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, चीनी मीडिया ने सिक्किम की आज़ादी को समर्थन देने की भी बात कही है और साथ ही एक तरफ बातचीत का रास्ता खोलने के भी इशारे किए हैं। चीन का कहना है कि कैलाश मानसरोवर पर बातचीत के लिए तैयार है। सिक्किम सेक्टर में सीमा पर तनातनी के बीच चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 5100 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत में सैन्य युद्ध अभ्यास किया। पहली बार पीपल लिबरेशन आर्मी की आर्म्ड ब्रिगेड ने ऐसे माहौल में एक्सरसाइज को अंजाम दिया। इस सैन्य अभ्यास में चीन का सबसे आधुनिक युद्धक टैंक टाइप 96B भी नजर आया। भारत पर दबाव बनाने का एक और कदम उठाते हुए चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अब हमें सिक्किम की आजादी का समर्थन करना चाहिए, हमें इस मसले पर अपना नजरिया बदलना होगा। चीन ने भारत से सिक्किम सेक्टर में इस इलाके से जवानों को हटाने के लिए कहा। चीन उस डोकला इलाके में सड़क बनाना चाहता है जहां उसकी सीमा भारत भूटान से जुड़ती है। भारत को धमकी भरे लहजे में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अपनी सैन्य ताकत को लेकर भारत को अति आत्मविश्वास में नहीं होना चाहिए, उसे इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि चीन उससे डरता है और अपनी संप्रभुता के मुद्दे पर समझौता कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर सिक्किम सीमा के पास चीन के साथ तनाव के हालत पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। साउथ चाइना सी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को दरकिनार करने वाले चीन की विस्तारवादी नीति जग जाहिर है। मौजूदा हालात में चीन अगर पीछे हटता है तो उसकी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रतिष्ठा पर बड़ा प्रहार होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए भी मौके पर डटे रहने की ही जरूरत है। ऐसे में ये भी जरूरी है कि चीन से सटे पूर्वोत्तर राज्यों में चीन से लोहा लेने का विश्वास जगाया जाए, उन्हें पूरे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार किया जाए। इसी पर है आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट, सुनिए सरकार। तो एक और जहां चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन को सिक्किम नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए, तो वहीं अब सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने अपने बयान से सबको चौंका दिया है। चामलिंग ने कहा है कि सिक्किम के लोग चीन और बंगाल के बीच सैंडविच बन रहे हैं और हम इसके लिए भारत में शामिल नहीं हुए थे। अब ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि क्या पूर्वोत्तर राज्य जो चीन की सीमा से लगे हुए हैं उनका विश्वास भारत पर कम है, वहाँ के राजनेताओं का विश्वास भारत पर कम है, क्या उनका झुकाव किसी खास देश के प्रति है? ऐसे में ज़रूरी है भारत के लिए कि विदेश नीति तो बदले ही देश के अंदर भी इन तमाम राज्य के अंदर आम लोगों का विश्वास भारत के लिए जीता जाए। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच अब सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि सिक्किम के लोग चीन और बंगाल के बीच सैंडविच बनने के लिए भारत के साथ नहीं जुड़े थे। खबरों के मुताबिक एक कार्यक्रम में चामलिंग ने कहा कि सिक्किम को पिछले 30 सालों से दार्जिलिंग में विरोध के कारण लगभग 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से नाथुला बॉर्डर पर दबाव बन रहा है। वहीं दूसरी ओर सिलीगुड़ी से कहा जा रहा है कि वो सिक्किम में पेट्रोल और खाना नहीं पहुंचने देंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर अपना 5वां कार्यकाल पूरा कर रहे पवन चामलिंग का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि बीजिंग को अब स्वतंत्र सिक्किम की मांग करनी चाहिए। अखबार ने लिखा, हालांकि 2003 में चीन ने सिक्किम पर भारत के कब्जे को मान लिया था, लेकिन वो अपने स्टैंड को फिर से बदल सकता है। दरअसल सिक्किम का 16 मई 1975 को भारत में विलय हुआ था। पूर्वोत्तर से चीन की तरफ जाने वाला इकलौता रास्ता नाथुला दर्रा सिक्किम में ही है। चीन पहले तो सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करता था, लेकिन 2003 में उसने सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा दे दिया। हालांकि सिक्किम के कई इलाकों को वो अपना बताता है। इसी इलाके में करीब 20 किलोमीटर का हिस्सा सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ता है। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। चीन का इस इलाके में दखल बढ़ा तो ये भारत के लिए खतरा हो सकता है। इस इलाके में चीन के लिए भारत को साधना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के साथ विवाद को बढ़ाते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने उन पर बीजेपी कैडर की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तृणमूल ने आरोप लगाया है कि राजभवन उन लोगों की मदद और उकसावा दे रहा है जो राज्य में सत्ता पाने के लिए कई भागों में दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने उत्तरी 24 परगना जिले के कुछ हिस्से में हो रहे दंगों को लेकर सीएम ममता बनर्जी को फिर से लताड़ लगाई है और कहा है कि वह किसी भी जाति, पंथ या समुदाय में भेद के बिना शांति बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बीजेपी के नेता फेसबुक पर अफवाहें फैला रहे हैं और हिंसा को भड़का रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर करारा हमला बोला और कहा कि यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया जाता है तो उनकी पार्टी चुप नहीं रहेगी। तृणमूल के महासचिव और सरकार में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने आरोप लगाया कि जिस टोन में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से बात की वो इस तरह का था मानो वो उनका कोई मातहत कर्मचारी हो। पार्थ चटर्जी ने सवाल किया कि क्या राज्यपाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तृणमूल ने इस बारे में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखा। पत्र की एक प्रति गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजभवन उन लोगों को मदद और उकसावा दे रहा है जो राज्य के कई भागों में सत्ता पाने के लिए दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने उत्तरी 24 परगना जिले के कुछ हिस्सों में हो रहे दंगे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार तीसरे दिन भी लताड़ा। उन्होंने कहा कि वो किसी भी जाति, पंथ या समुदाय में भेद के बिना शांति बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। ये विवाद मंगलवार को शुरू हुआ जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच उत्तर 24 परगना जिले बदुरिया में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर तीखी बातचीत टेलीफोन पर हुई। इसके बाद तुरंत ममता ने त्रिपाठी पर हमला बोला। ममता ने त्रिपाठी पर अपमानित करने वाली व धमकी देने का आरोप लगाया। राजभवन ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और ममता के व्यवहार और भाषा को लेकर आश्चर्य जताया। फिलहाल बशीरहाट और उसके आसपास के इलाकों में बुधवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान पहुंचे थे और वो लगातार गश्त कर रहे हैं। कोई बड़ी हिंसक वारदात की खबर नहीं आई, लेकिन इलाके में पूरी तरह शांति भी स्थापित नहीं हुई। सड़कों पर बम फेंके जा रहे हैं और आगजनी की वारदात भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड यानी उम्मीदवार के चयन और विपक्ष को एकजुट रखने में मात खाने के बाद अब कांग्रेस नए सिरे से तैयारी में जुट गई है और अब उसकी नजर उपराष्ट्रपति चुनाव पर है और इस बहाने एक बार फिर से विपक्ष को साथ लाने की कोशिश शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस से नाराज चल रहे बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को भी मनाने की जिम्मेदारी खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संभाली है। राष्ट्रपति चुनाव में तो विपक्षी एकता हर कदम पर तार तार होती दिखी, लेकिन अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस ने फिर कमर कसी है। कांग्रेस का दावा है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष एक साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि साझा उम्मीदवार को लेकर दिल्ली में 11 जुलाई को गैर एनडीए दलों की बैठक होगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस बैठक में सभी विपक्षी दलों को बुलाया गया है, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। हमने सबको दावत दी है, जितने भी हमारे विपक्ष के जो साथी हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, और हमें पूरा विश्वास है और उसमें जेडीयू है। जेडीयू तो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने जल्दी ही डेट तय कर दी है 11 तारीख के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका भी समर्थन मिलेगा। एक और जहां कांग्रेस गैर एनडीए दलों को इकट्ठा करने की योजना बना रही है, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को साधने की जिम्मेदारी उठाई है। राहुल गांधी अगले हफ्ते होने वाली विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश कुमार से मिल सकते हैं। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को दोबारा स्थापित किया जाना चाहिए। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस की अहम भूमिका है, लेकिन पिछले महीने नीतीश ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा किरकिरी कांग्रेस की हुई थी, जो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता की बात कह रही थी। खबरों के मुताबिक राहुल ने नीतीश कुमार को कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद और अहम सहयोगियों में से एक बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार समर्थन जुटाने पटना पहुंच गईं। यहां वो आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात करेंगी। हालांकि बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू
आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन सरकार राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बंटी हुई है। जेडीयू एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन दे रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पटना में हैं। वह इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांगेंगी। वो आरजेडी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में शामिल होंगी। इस बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के भी मौजूद रहने की संभावना है। कांग्रेस ने कहा कि मीरा कुमार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से भी मिलेंगी, जिन्होंने मीरा को विपक्ष का उम्मीदवार घोषित होने के बाद उन्हें बिहार की बेटी कहा था। मीरा कुमार के बिहार दौरे को लेकर जेडीयू ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की बेटी को बिहार आने में ही इतनी देर क्यों हो गई। मीरा कुमार शुक्रवार को भोजपुर जिले में अपने पैतृक गांव चांदवा पहुंचेंगी। मीरा कुमार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के संबंध में पूछे जाने पर जेडीयू ने कहा कि मुलाकात तो तब होगी जब वे इसके लिए समय लेंगी। फिलहाल नीतीश कुमार राजगीर में हैं। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन सरकार राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बटी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस जहां मीरा कुमार के समर्थन में है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के प्रति समर्थन जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नए फैसले से सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। सरकारी कर्मचारियों के बिगड़े रवैये को पटरी पर लाने का योगी सरकार के फैसला तय समय से पहले ही कई अधिकारियों को वीआरएस लेने के लिए बाध्य कर सकता है और इसके लिए बाकायदा नियम भी हैं। आप भी देखिए आखिर क्या वो वजह है जिसके चलते सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। सरकारी सेवाओं में कार्यकुशल कर्मचारियों की उपस्थितियों के लिए 50 साल पूरे करने वाले कर्मियों की स्क्रीनिंग का जिन एक बार फिर बाहर निकल गया है। स्क्रीनिंग में खरा न उतर पाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। नियमों में साफ साफ व्यवस्था रखी गई है कि सरकारी सेवाओं में दक्षता बनाए रखने के लिए 50 साल की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों को हर साल 2 बार स्क्रीनिंग में शामिल होना होगा। स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट पर सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में कई अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा तय समय से पहले समाप्त कर चुके हैं। इनमें सूबे के आधा दर्जन आईएएस अधिकारी शामिल हैं, जिनमें शिशिर प्रियदर्शी 1980 बैच, अतुल बगाई 1983 बैच, अरुण आर्या 1985 बैच, संजय भाटिया 1990 बैच, रीता भाटिया 1997 बैच शामिल हैं। बता दें कि प्रदेश में पिछले 1 दशक में ऐसी कार्रवाई शायद ही किसी विभाग में हुई होगी। इस तरह की कार्रवाई के लिए आखिरी बार शासनादेश 2003 में जारी किया गया था। इसके बाद नियुक्ति प्राधिकारियों को इस आदेश को याद दिलाने की कोशिश भी नहीं की गई, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद अब इसकी पहल कर दी गई है। मेरठ में तो इस पर अमल भी शुरू हो गया है और मेरठ मंडलायुक्त प्रभात कुमार ने मंडलीय अधिकारियों को एक पत्र भी लिख दिया है, जिसमें अनिवार्य स्क्रीनिंग सेवानिवृत्ति की कार्रवाई 30 जून को कही गई थी। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या कहता है नियम। वित्तीय पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 तक में प्रकाशित मूल नियम 56 में व्यवस्था है कि 50 से पार उम्र किसी सरकारी कर्मचारी को उसके नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा बिना किसी कारण बताए 3 महीने का नोटिस या 3 महीने का वेतन देकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इसके लिए साल में 2 बार 50 साल से ऊपर वाले कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी। इस सूची को स्क्रीनिंग कमेटी के बीच रखा जाएगा। रिपोर्ट पर प्रायुक्त अधिकारी अपने विवेक से फैसला लेंगे और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करेंगे। यदि नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल है तो मुख्यमंत्री संबंधित मंत्री के आदेश पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी करेंगे। इस पहल से जिलों से लेकर शासन तक 50 साल की उम्र पार कर चुके अधिकारियों और कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ गई है। उन्हें इस बात का अंदेशा है कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है और साथ में ये भी कहा जा सकता है कि अब केंद्र सरकार के तरीके पर ही योगी सरकार काम करने लगी है। हिमांशु दीक्षित, एपीएन। तो पहले कहा जाता था कि जिनका अनुभव ज़्यादा है उनसे ज़्यादा काम की उम्मीद की जा सकती है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम
कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि योगी सरकार को इस बात पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने अब नए तरह के नियम शुरू किए हैं। एक और खबर उत्तर प्रदेश से लेते हैं। अयोध्या में राम सेवकपुरम की कार्यशाला में पहुंची पत्थरों की खेप ने एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण मामले को लेकर हलचल मचा दी है। बीते साल पत्थरों की खेप आने पर हंगामा मचा था और अब एक बार फिर से पत्थरों की खेप आने से विहिप के लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि विहिप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, केवल 20 से 30% ही काम बाकी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण की मुहिम को धार देने की तैयारी में जुट गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की खेप लगातार आनी जारी है। यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद से 15 दिन के अंदर बुधवार को दूसरी खेप में करीब 225 टन पत्थर 3 ट्रकों में राजस्थान से अयोध्या के राम सेवकपुरम पहुँचे। मंदिर का निर्माण निश्चित ही शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा, इसीलिए पत्थर आना शुरू हो गया है, क्योंकि और लोगों के समय में ये व्यवधान पड़ा हुआ था। अब तो रास्ते साफ हो गए हैं, इसलिए निश्चित ही मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और कार्य होते ही पत्थर की जरूरत पड़ेगी, तो पत्थर भी आना शुरू हो गया है। तो अब ये लगता है सब अच्छाई और मंदिर निर्माण की भूमिका सब तैयार हो रही है। रामलला विराजमान पक्षकार समिति के सदस्य त्रिलोकीनाथ ने बताया कि उन्होंने मंदिर निर्माण का मार्ग केंद्र सरकार में कानून बनाकर ही किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि राम भक्त इंतजार में है कि जल्द से जल्द रामलला टाट से निकलकर ठाट पर बैठें। इस देश के संविधान पर हम सब लोगों की पूरी आस्था है, यहाँ की विधायिका पर भी पूरी आस्था है, इसलिए जो निर्णय होगा अदालत से होगा। मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशी का काम पिछले 1.5 दशक से चल रहा है। सितंबर 1990 से ही रामनगरी में पत्थर आते रहे हैं। पिछले वर्ष सितंबर में भी सपा सरकार में पत्थरों की खेप अयोध्या पहुंची थी, जिसका शिला पूजन किया गया था, मगर मामला तूल पकड़ा तो सरकार ने पत्थरों की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी। ब्रिजेश कुमार, APN, फैजाबाद। और अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो राज्य में आतंकियों के खिलाफ सेना की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। सुरक्षा बलों ने जुलाई तक 92 आतंकियों का सफाया कर दिया है। 2016 में जुलाई माह के आंकड़ों को देखें तो सिर्फ 79 आतंकियों को ही सेना मार पाई थी। सेना की ओर से आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में इस साल मारे गए आतंकियों का आंकड़ा 2012 और 2013 के आंकड़ों को भी पार कर गया है और इस तरह से सेना का यह मिशन आतंकवाद के खिलाफ बेहद सफल रह रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के आक्रामक रुख का असर दिखना शुरू हो गया है। इस साल 2 जुलाई तक 92 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। 2016 में इसी समावधि से मारे गए आतंकवादियों का आंकड़ा 79 था। आतंक निरोधी कार्रवाई में इस साल मारे गए आतंकवादियों का आंकड़ा 2012 और 2013 से सालाना आंकड़े को भी पार कर गया। इस साल जवाबी कार्यवाही में जितने आतंकी मारे गए उतने 2012 और 13 में यूपीए के कार्यकाल में नहीं मारे गए, जहां पर यूपीए के कार्यकाल में 2012 में 72 और 2013 में 67 आतंकवादी मारे गए थे, तो वहीं मोदी सरकार के शासनकाल में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। एनडीए के सत्ता में आने के बाद से 2014 में 110 और 2015 में 108, 2016 में 150 आतंकवादियों को मार गिराया। गृह मंत्रालय ने आंकड़ा दिया है कि 2 जुलाई तक जितने आतंकी मारे गए हैं वो 2014 और 2015 के आंकड़ों से कुछ ही कम है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने की पूरी आजादी दी गई थी। इन सब के अलावा घुसपैठ के मामलों में भी कमी आई है। जहां 2016 में सीमा पार से घुसपैठ के 371 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 2016 में 124 मामले दर्ज किए गए। कश्मीर में पिछले कुछ समय में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ काफी बड़ी है। सेना के जवान लगातार आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दिशा बेस्ड, APN। और अब नजर डालते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों पर। भारत, अमेरिका और जापान मिलकर सैन्य अभ्यास के जरिए अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव के बीच तीनों देशों का मालाबार सैन्य अभ्यास शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। चीन की इस अभ्यास पर पैनी नजर है। वहीं दुनिया के कारोबार के लिहाज से अहम साउथ चाइना सी में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है।
सरकार ने अपनी नजरिया पॉलिटिकल फंडिंग के सिस्टम को साफ करने की ओर मोड़ दी है। वो इस समस्या को खत्म करने के लिए जल्द कुछ कदमों का ऐलान करेगी। ये बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही। जेटली ने कहा कि कुछ बड़े कदमों के ऐलान के बारे में सोच रहे हैं, जिनके जरिए हम भारत में समूची पॉलिटिकल फंडिंग का सिस्टम साफ करना चाहते हैं। अब रेल यात्रा करने पर आपको टिकट का पूरा पैसा देना होगा। एलपीजी में जारी गिव इट अप योजना को रेल मंत्रालय भी लागू करने पर विचार कर रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे बोर्ड को इस संबंध में निर्देश दिए। इस स्कीम के तहत रेल यात्रियों के आरक्षण के वक्त सब्सिडी छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा। राजस्थान के बालेसर में एयरफोर्स का MiG-23 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसा गुरुवार दोपहर जोधपुर के पास बालेसर में हुआ। प्लेन का मलबा मिल गया है। प्लेन पूरी तरह जलकर राख हो गया है। राहत की बात यह है कि दोनों पायलट सुरक्षित निकल गए। उधर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने नोटबंदी के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। क्रुगमैन का मानना है कि नोटबंदी जैसे कदम से काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम बिल्कुल लगाया नहीं जा सकता। अमेरिकी अर्थशास्त्री का दावा है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति उम्मीद पर खरी नहीं रही है और भारत जैसी अर्थव्यवस्था को आर्थिक नीतियों से नुकसान पहुंचा है। क्रुगमैन के मुताबिक नोटबंदी के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को रिजर्व बैंक की सख्त मौद्रिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मजबूत होती भारतीय करेंसी से नुकसान पहुंचा है। क्रुगमैन का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था नोटबंदी जैसे बड़े फैसले के लिए तैयार नहीं थी और प्रधानमंत्री मोदी को गलत सलाह दी गई। क्रुगमैन ने दावा किया है कि भारत में मौजूदा समय में 6% विकास दर परेशानी का सबब है। भारत दुनिया में सबसे अधिक कामकाजी जनसंख्या वाला देश है, लिहाजा इतनी कम विकास दर को किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। क्रुगमैन के मुताबिक इन हालात में भारत की विकास दर 8 से 9% होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कामकाजी लोग हैं। लेकिन नोटबंदी के एक फैसले ने भारत को कई सालों पीछे धकेल दिया। अब ऑडिटर्स को अपने क्लाइंट की अचल संपत्ति से जुड़े 20,000 रुपए से ज्यादा के हर लेन देन का खुलासा करना होगा। अब नया एक फैसला आया है। ऑडिटर्स को अपने क्लाइंट की ओर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक रिपोर्ट फाइल करनी होगी। विभाग ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इससे जुड़े रूल में बदलाव किया है। वित्तीय साल 2016-17 से ये बदलाव 19 जुलाई 2017 से अमल में आ जाएगा। आयकर रिटर्न के साथ साथ फाइल की जाने वाली ऑडिट टैक्स रिपोर्ट के लिए फॉर्म 3CD में संशोधन किया गया है, ताकि अचल संपत्ति के लिए 20,000 रुपए से अधिक के हर लेन देन को निर्धारित फॉर्मेट में दर्ज किया जा सके। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार ऑडिटर्स को अचल संपत्ति के लोन या पुनर्भुगतान के मामले में 20,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन की सिर्फ जानकारी देनी होती थी, लेकिन अब हर ऐसी जानकारी को तय फॉर्मेट में भरना होगा और ऑडिटर्स भी भुगतानकर्ता के साथ साथ अपनी पूरी रिपोर्ट भरेंगे। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 जुलाई को मंजूरी दे दी थी। ज्योति मौजूदा चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की जगह ले रहे हैं। ज्योति का कार्यकाल चुनाव आयोग में 6 महीने के लिए होगा। अब चुनाव आयोग की कमान अचल कुमार ज्योति के पास है, क्योंकि अचल कुमार ज्योति ने आज ही मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। अचल कुमार ज्योति 1975 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। 64 साल के अचल कुमार ज्योति नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार में प्रमुख सचिव रह चुके हैं। जनवरी 2013 में गुजरात के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से वे रिटायर हुए थे। कुमार ज्योति 65 साल की आयु तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहेंगे। केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में वरिष्ठ आयुक्त AK ज्योति का नाम अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी को भेजा था। सरकार की सिफारिश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 जुलाई को मंजूरी दी। अब ज्योति ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्योति पहला चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए करवाएंगे। वहीं अब तक चुनाव आयुक्त रहे नसीम जैदी रिटायर हो गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1976 बैच के अधिकारी जैदी ने 19 अप्रैल 2015 को अपना कार्यभार संभाला था। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जैदी की नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त को CEO नियुक्त किए जाने की परंपरा को आगे बढ़ाया था। जैदी लंबे समय तक नागर विमानन मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। किसानों की खुदकुशी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नसीहत दी है। कोर्ट ने केंद्र से 2
टूक कहा है कि किसान की खुदकुशी के बाद मुआवजा देना समस्या का हल कतई नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कर्ज के प्रभाव को कम करने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसान आत्महत्या का मसला रातों रात नहीं सुलझाया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा, सरकार को पूरी ताकत किसानों के लिए तैयार कल्याण योजनाओं को कागजों से निकालकर अमल करने में लगानी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दिशा में काम करने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है आप उठाइए। कोर्ट आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। किसानों को ऋण दिए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी भी किसान को कर्ज दिया जाता है तो पहले उसका फसल बीमा होगा, फिर किसान लोन डिफॉल्टर कैसे हो गया। अगर फसल बर्बाद होती है तो कर्ज चुकाने का जिम्मा बीमा कंपनियों का होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 6 महीने बाद मामले की सुनवाई करेंगे और सरकार को 6 महीने में जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने पर जानकारी देनी होगी। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जनसंघ बदल गया, अब RSS कहा जाता है, लेकिन क्या क्या परिवर्तन हुआ वक्त के साथ। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनका जन्मदिन है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ परिवर्तन हुआ है उसकी राजनीति में, लेकिन इससे पहले फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए डिग्री और नौकरी पाने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। ये खबर आपको दिखाते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी प्रमाण पत्र के साथ पकड़ा जाता है तो उसे डिग्री और नौकरी दोनों से ही हाथ धोना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वे सजा के हकदार भी होंगे। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई लंबे समय से नौकरी कर रहा है और दोषी पाया जाता है फिर भी उसे नौकरी गंवानी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर वो नौकरी में 20 साल भी बिता चुका है और उसके जाति प्रमाण पत्र फर्जी है तो वो नौकरी खो देगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि इस आदेश को पिछली तिथि से लागू नहीं किया जा सकता है। यह फैसला भविष्य में आने वाले मामलों में ही प्रभावी होगा। उधर अमेरिका ने एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए पाकिस्तान को लताड़ा है। अमेरिकी सेनेटर जॉन मैककेन ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने हक्कानी नेटवर्क को मदद देना बंद नहीं किया तो फिर वो अमेरिका के बदले हुए रुख के लिए तैयार रहे। अमेरिकी सेनेटर जॉन मैककेन ने हाल में पाकिस्तान की यात्रा की थी और काबुल रवाना होने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के साथ साथ वहां की सेना को भी कड़ा संदेश दिया। जॉन मैककेन ने अपने पाकिस्तानी दौरे के बाद फिलहाल काबुल में हैं। मैककेन के इस्लामाबाद और काबुल की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका अफगानिस्तान में अधिक सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि अफगानिस्तान की मदद की जा सके और तालिबान का खात्मा पूरी तरह से किया जा सके। सुपरस्टार रजनीकांत के राजनीति में आने की खबरों के बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रजनीकांत पर हमला बोल दिया है। स्वामी ने एक ट्वीट करके कहा है जिसमें उनका दावा है कि रजनीकांत अमेरिका के कसिनो में जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक फोटो भी डाला है और ये कहा है कि रजनीकांत के खिलाफ जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच हो और ईडी जांच करके ये बताए कि आखिर रजनीकांत के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो जुआ खेल सकें। गौरतलब है कि रजनीकांत और सुब्रमण्यम स्वामी की दुश्मनी बेहद पुरानी है। आज इतिहास के पहले एक और ऐतिहासिक स्थापना की बात करते हैं। आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। कांग्रेस से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर नीति की वजह से उन्होंने जनसंघ की नींव डाली थी। 1952 में 3 सदस्यों से संसदीय राजनीति शुरू करने वाली जनसंघ आज 282 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो चुकी है। इन 66 सालों में बीजेपी बहुत से बदलाव के दौर से गुजरी है। विचारों से लेकर रणनीति तक वक्त के साथ सब कुछ बदलता रहा, लेकिन नहीं बदला तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो लक्ष्य जिसे हासिल करने के लिए इस राजनीतिक शाखा को जन्म दिया गया। वक्त ने आरएसएस उर्फ जनसंघ को कितना बदला, कैसे बदला और क्या क्या कुछ रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किस तरह से आज की पीढ़ी लेती है, टटोलती हुई एक रिपोर्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विद्वता और बौद्धिक प्रखरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है
कि वो 33 वर्ष की उम्र में ही कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। कोलकाता के मशहूर वकील परिवार में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विलायत से वकालत की पढ़ाई की और 27 साल में बैरिस्टर बन गए। अकादमिक स्तर पर उन्होंने योगदान किया सो अलग, लेकिन राजनीतिक विरासत को देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज स्वीकार कर रहा है। बंगाल विधान परिषद के चुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुनाव लड़े और जीते, लेकिन कांग्रेस के विधानमंडल के विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा देकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और 1937 से 1941 तक कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ विपक्ष के नेता रहे। बाद में वो हिंदू महासभा में शामिल हुए। 1857 के गदर से सबक सीखकर बरतानिया सरकार ने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने में कामयाबी पाई। मुस्लिम लीग को चेम्सफोर्ड योजना के तहत उन्होंने विशेषाधिकार दे दिया। कांग्रेस से जुड़े उदारवादी हिंदुओं में यहीं से दरार पड़नी शुरू हो गई और पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन किया। तब तक कांग्रेस के बहुत से नेता हिंदू महासभा के सदस्य रहे। 1937 के बाद विनायक दामोदर सावरकर इसके अध्यक्ष हुए। इस दौरान नाथूराम गोडसे भी महासभा का सदस्य था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी महासभा के सदस्य बने और 1944 में इसके अध्यक्ष बने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके महासभा में शामिल होने का स्वागत किया और कहा कि मालवीय जी के बाद योग्य व्यक्ति के नेतृत्व की जरूरत थी। लेकिन बापू की सर्वधर्म संभाव की धारणा के बावजूद कांग्रेस दूरियां बनाती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग की बंग भंग की कोशिश को नाकाम करने में अहम भूमिका अदा की। मुखर्जी धर्म के आधार पर विभाजन के सख्त खिलाफ थे, इसलिए नेहरू की पूर्व पाकिस्तान के प्रति लचीलापन और कश्मीर नीति से नाराज होकर उन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब पीपल्स पार्टी बनाई, जिसे बाद में जनसंघ में बदल दिया गया। मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मधव सदाशिव राव गोलवलकर के पास गए। उन्होंने सहयोग का वचन दिया। जनसंघ को गुरु गोलवलकर ने आरएसएस का पूर्व पक्ष कहा। तब से आरएसएस के लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य के साथ एक राजनीतिक मंच खड़ा हो गया। हालांकि गुरु गोलवलकर इसके खिलाफ थे, राजनीति से दूर रहने के पक्ष में थे, लेकिन सावरकर मानते थे कि हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य बगैर राजनीतिक मंच के पूरा नहीं हो सकता। जनसंघ की रणनीति में इसलिए गोलवलकर के बजाय सावरकर का असर नजर आने लगा। जनसंघ के आदर्श किसी को भी प्रभावित करने वाले थे। उत्पादन में वृद्धि, वितरण में समानता और उपभोग में संयम भारतीय दर्शन का ही हिस्सा था। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा दिया। बाकायदा विजयवाड़ा के अधिवेशन में सिद्धांत और नीति का दस्तावेज स्वीकार किया। 1951 से 1973 तक जनसंघ ने 5 चुनाव लड़े और 3.7% वोट हासिल कर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। जनसंघ ने 73 से 80 के बीच गुजरात में जनाधार बनाने के साथ साथ इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का समर्थन और इमरजेंसी के खिलाफ लंबी लड़ाई में आगे रहा। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे धुरंधर नेताओं की अगुवाई में पार्टी मजबूत तो हुई, लेकिन बाद में सभी विपक्षी दलों के साथ बनी जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हो गया। बाद में आरएसएस से रिश्तों को लेकर जनता पार्टी में फूट पड़ने से जनता सरकार औंधे मुंह गिर पड़ी। इंदिरा सत्ता में लौट आई। 1980 में जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में दोबारा राजनीति में उभरा। 1984 में 2 सांसदों से शुरू होकर 1996 में 161 सांसदों तक पहुंचने वाली बीजेपी को 20% से ज्यादा वोट हासिल हुए। पहली बार अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन 13 दिन में गिर गई। 98 में फिर जीती, लेकिन 17 अप्रैल को 1 मत की कमी से फिर गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर बीजेपी ने सरकार बनाई और 1998 से 2004 तक अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में खुद को पेश करने में कामयाब रही। यह अलग बात है कि 2004 में तड़क भड़क भरे इंडिया शाइनिंग के प्रचार के बावजूद यूपीए सत्ता में आई और 10 साल तक काबिज रही। इस दौरान आरएसएस में गुरुजी की विचारधारा का असर रहा और बीजेपी को बहुत हद तक काम करने की आजादी रही। अटल आडवाणी की जोड़ी ने आरएसएस की भूमिका सीमित रखने में भी काफी हद तक कामयाबी हासिल की, लेकिन मोहन राव मधुकर राव भागवत के कार्यकाल में आरएसएस ने करीब करीब पार्टी और शासन को हाथ में ले लिया। आरएसएस में गुरुजी के बजाय सावरकर का चिंतन हावी हो गया। हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य को पाने के लिए राजनीति के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयोग नजर आने लगे। अहम बात यह है कि 2025 में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने को हैं।
संघ को गुरु दक्षिणा देने के लिए उद्यत देश के प्रधान सेवक और आरएसएस के स्वयं सेवक प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इसीलिए 2019 में जीत का दावा करते हुए 2025 के अपने लक्ष्य को पाने का समारोह करने की तैयारी में है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। तो जनसंघ से बीजेपी तक कितना परिवर्तन, कितने पड़ाव, और अब एक नई तरह की बीजेपी दिख रही है। जो जनसंघ था वो अब मार्गदर्शक बन चुका है, बीजेपी अब मोदी की है। चलिए बात करते हैं इतिहास की और आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। 6 जुलाई 1885 में लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। और 6 जुलाई 1944 में महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। 6 जुलाई 2002 में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अब्दुल कादिर की काबुल में हत्या कर दी गई थी। 6 जुलाई 2006 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद से बंद पड़े नाथुला दर्रे को 44 साल बाद व्यापार के लिए खोला गया था। और ये विडंबना ही है कि 6 जुलाई को एक बार फिर से भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। और आज बॉलीवुड के लिहाज से भी बेहद अहम दिन है। आज हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर पटकथा लेखक, निर्देशक, अभिनेता चेतन आनंद की पुण्यतिथि है। अगर कहा जाए कि बॉलीवुड को दुनिया के फिल्म जगत में पहचान दिलाने वाले पहले निर्देशक यदि कोई था तो चेतन आनंद ही थे, तो गलत नहीं होगा। 1946 में उनकी पहली निर्देशित फिल्म नीचा नगर को कान फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट फिल्म का पुरस्कार मिला था। गुरदासपुर में जन्मे चेतन आनंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। लाहौर से स्नातक करने के बाद उन्होंने पहले राजनीति में कदम रखा और 1930 के दशक में कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हो गए। दून स्कूल के प्राध्यापक रहे। 1940 में सम्राट अशोक पर फिल्म लिखी और 1944 में फणी मजुमदार की फिल्म राम कुमार में अभिनय भी किया। 1946 में नीचा नगर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ख्याति पाने वाली पहली हिंदी फिल्म को बनाया और इसके बाद सफलता उनके कदम चूमती रही। 1950 में नवकेतन प्रोडक्शन शुरू करके हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम जैसी अच्छी फिल्में दी। उनके भाई देवानंद को कौन नहीं पहचानता। तीनों ही भाई बेहद बड़े कलाकार थे। इसके अलावा काला बाजार, किनारे किनारे, आखिरी खत, कुदरत, हाथों की लकीरें फिल्मों में चेतन ने विभिन्न भूमिकाओं को अंजाम दिया। उन्होंने वर्ष 1988 में परमवीर चक्र नाम से एक धारावाहिक भी बनाया। चेतन आनंद पहले निर्देशक थे जिन्होंने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए चुना था। चेतन आनंद की वजह से ही उनके छोटे भाई देव आनंद और विजय आनंद ने बॉलीवुड में आगाज किया था। और देव आनंद की सफलता और विजय आनंद की ऑफबीट फिल्मों के लिए भी चेतन आनंद को जाना जाता है। चेतन आनंद की खूबसूरत कलाकृतियां यानी उनकी फिल्मों के कुछ शॉट्स और कुछ गानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार।